सो जो एनी बेसेंट थी, दैट एनी बेसेंट जो कि आयरिश लेडी थी, उनके साथ मिल करके इन्होंने यहाँ पर जो है वो स्टार्ट की मूवमेंट। ये यहाँ पर आई थी इंडिया में, इंडिया का दौरा करने, लिखने, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे आके इन्होंने जो है जो बाल गंगाधर तिलक है उनके साथ हाथ मिला के यहाँ पे ये सारी चीजें इन्होंने जो है स्टार्ट कर दी। तो यहाँ से शुरू होता है एक मूवमेंट जिसका नाम है होम रूल लीग। ये स्टार्ट हुई और उसके बाद ही फिर गांधी जी आ गए, और फिर गांधी जी के आने के बाद और चीजें यहाँ पर स्टार्ट होती गई। ठीक है, तो ये था इसका बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की फॉर्म में इसको समझते हैं। होम रूल मूवमेंट कहते हैं इसको, होम रूल लीग कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो चुकी है। ठीक है, 1907 में, ये आप पढ़ चुके हो। बाल गंगाधर तिलक जी को 1908 से 1914 के बीच में कहाँ भेज दिया गया? मंडाले जेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जब तिलक की रिलीज हो जाती है, छूट जाते हैं, और एनी बेसेंट दोनों मिल करके इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये जो आइडिया है, ये जो है एनी बेसेंट ने ही बताया था कि ऐसे एक होम रूल मूवमेंट जैसी चीज कोई होनी चाहिए। ये इन्होंने आयरलैंड से सीखी थी, मतलब आयरलैंड में वो चीज हुई थी, तब यहाँ पर आके इन्होंने वो चीज इम्प्लीमेंट करी। तो यहाँ पर तो सबसे पहले उनको समझ में आया कि जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो आईएनसी है, इसका क्या इन्फ्लुएंस है, ये कितनी इंपॉर्टेंट पार्टी हो गई है उस वक्त के हालात में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो है इन्होंने सबसे पहले अपने आप को पार्टी में एडमिट करने की कोशिश की कि मैं वापस से पार्टी में जुड़ जाऊं, री एडमिट हो जाऊं पार्टी में। ये पहली कोशिश की उन्होंने, चाहा कि मैं पार्टी में पूरी तरीके से जुड़ जाऊं वापस ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पार्टी में जुड़ने की कोशिश की इन्होंने। फिर उसी के चलते यहाँ पर जो है दिसंबर 1915 का जो सेशन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, डिसाइड कर लिया गया कि जो एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट याद है ना, गरम दल में कौन है? लाल बाल पाल। तो जो बाल गंगाधर तिलक है, उनको यहाँ पर वापस से जगह पार्टी में मिल गई, मतलब जो स्प्लिट हुआ था, जो टूट गई थी पार्टी, वो वापस से जुड़ गई। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट वापस से ज्वाइन यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेसेंट, एनी बेसेंट और तिलक है, इन लोगों ने जो है वो, उनको ये मना नहीं पाए कि हम होम रूल जैसी कोई चीज स्टार्ट करें। तो इन्होंने क्या किया, अपने खुद से यहाँ पर एक जो है होम रूल लीग मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट करी। दोनों ने अपने तरीके से दो होम रूल मूवमेंट लॉन्च की गई थी। एक करी एनी बेसेंट ने, एक करी तिलक ने। क्वेश्चन क्या आता है कि तिलक ने कहा लॉन्च की थी और बेसेंट ने कहा लॉन्च की थी? तो तिलक ने जो लॉन्च की थी, वो लॉन्च की थी अप्रैल में 1916 में। कहां पे की थी? ये उन्होंने महाराष्ट्र का जो रीजन है, बेलगांव वाला रीजन। बेलगांव, तो मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताइए, हमने बेलगांव क्यों पढ़ा था? एक बार याद कीजिए, हम इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं बेलगांव के। बेलगांव वर्ड क्यों पढ़ा? जल्दी से मुझे टेक्स्ट पे, चार्ट में, ऑप्शन में जल्दी से ये आंसर बताइए कि हमने ये टॉपिक में क्यों पढ़ा था, बेलगांव वर्ड किस कंटेक्स्ट में और क्यों पढ़ा था? जल्दी बताएंगे सब लोग, क्यों पढ़ा था हमने ये बेलगांव वर्ड? किसी को नहीं याद आ रहा? नोट्स में देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नोट्स में। प्रेसिडेंट, आईएनसी का प्रेसिडेंट रहा था गांधी जी उस टाइम में। एग्जैक्टली, गांधी बेलगांव जी के जो सेशन। है, बिल्कुल, गांधी जी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही, 1924, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी लिखा है बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रहे थे, यहाँ पर गांधी जी जो है पहली बार प्रेसिडेंट बने थे 1924 में। उसके बाद तो वो जेल चले गए थे। 1924 में वो प्रेसिडेंट हुए थे एक बार, जो कि बेलगांव था। ठीक है, उस जगह पे वो प्रेसिडेंट बने थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जो है ये जो बेलगांव में उन्होंने स्टार्ट करी तिलक ने। ठीक है, बेसिक जो होम रूल लीग का काम था वो ये था, होम रूल का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। आपने क्या अचीव करनी है? सेल्फ गवर्नमेंट को ये लोग अचीव करना चाहते थे। तो दोनों ने अपने अपने तरीके से जो है यहाँ पर इस चीज को लॉन्च किया। तो यहाँ पर जो है एनी बेसेंट ने कहाँ पे लॉन्च की, लिख लीजिएगा, मद्रास में। ठीक है, साउथ में स्टार्ट की। और तिलक ने महाराष्ट्र के एरिया में स्टार्ट की होम रूल लीग मूवमेंट। सब लोगों ने यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट किया। उसके बाद तिलक ने जो है, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने इस चीज के हेडक्वार्टर दिल्ली में भी स्थापित किए थे।
चलो पहले एक बार एनिस बेसिन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। आयरिश लेडी थी, बताया ना, आयरलैंड से बिलोंग करती थी। आयरलैंड में इन्होंने यहाँ पर जो है एक सोसाइटी है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन सा पर्सन जुड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये लेडी की फिगर, ये थी वो एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक सोसाइटी थी जो कि कॉलोनल कर्नल ऑकलेट एंड मैडम ब्लावेस्की ने बनाई थी, ठीक है, आयरलैंड में, उसका ये हिस्सा थी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये पार्ट थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जब ये भारत आई, भारत में आके इन्होंने एक तो सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की। दूसरा, इन्होंने एक जो आज के समय में हम कहते हैं ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो बनारस में है यूपी में, आज के समय में कहते हैं ना BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये इन्होंने ही मिलकर के एस्टैब्लिश कराई। ये क्वेश्चन कल जो है, कल नहीं, परसों एक एग्जाम हुआ था जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए एक एग्जाम देती है, CDS, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस। इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो मैं अभी बता रही हूँ, ये वाला पॉइंट, ये यूपीएससी के CDS एग्जाम में आया है, ठीक है। अभी ही क्वेश्चन आया है कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो किन लोगों ने मिलकर एस्टैब्लिश की। तो ये जो है दो लोगों ने मिलकर एस्टैब्लिश की, एक एनी बेसेंट और दूसरा नाम आपने सुना होगा मदन मोहन मालवीय, उन्होंने मिलकर इसको एस्टैब्लिश करा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है और कई बार आ चुका ये क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या इसको सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी पहले नाम था, आज के समय में तो इसका नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये बनारस में है और हिंदू की प्रॉपर यूनिवर्सिटी है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये याद रखिएगा, इसके बारे में छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। अब इसके बाद एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा देखा, अब आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स की तरफ, इन्हीं में आगे चीजें बढ़ते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव भी आपको समझ आ गए, काम क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट अपनी बनानी है, और कॉन्फिडेंस लोगों में लेके आना है कि वो अब जो है लड़ाई लड़ सके, आगे की लड़ाई बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस लेकर के आना है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ठंडी पड़ी हुई है ना, उनमें वापस से रिवाइवल लाना है, उनको वापस से उठाना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से वही जो बताइए वही है। सेल्फ गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों में लानी है, कॉन्फिडेंस लाना है, रिवाइव करना है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लानी है इंडियंस के लिए, ताकि इंडियंस भी उठ के जरा डिमांड करें और चीजें समझें। उस चीज के लिए जो इतने टाइम से शांत पड़ी है चीजें, उनको थोड़ा सा उठाया जाए और थोड़ा एक वापस से लोगों में आग भरी जाए एक तरीके से। तो यहाँ देखोगे, दो होम रूलिंग मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट। तिलक ने कहा लॉन्च करी, बेलगांव। बेसेंट ने कहा लॉन्च करी, मद्रास। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अप्रैल सितंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है, और किसने कहां पे लॉन्च करी ये इंपॉर्टेंट है। तिलक की जो पूरी लीग थी, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए थी, बेलगांव में, ठीक है, बेलगांव महाराष्ट्र में, तो पूरे उस एरिया में थी। सिर्फ उन्होंने बॉम्बे छोड़ दिया था, क्योंकि बॉम्बे जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स का खास एरिया था, तो उन्होंने छोड़ दिया था वो एरिया, ठीक है। बाकी जो है बेसेंट जो है, एनी बेसेंट बाकी जगह कर रही थी। तिलक ने अपनी जो लीग है उसको पूरा दिल्ली में भी एस्टैब्लिश कराया, धीरे धीरे ब्रांचेस बना ली, करते करते बहुत सारी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी उन्होंने करी यहाँ पर, लेकिन दोनों लीग्स ने एक दूसरे में वो नहीं किया, मतलब दूसरे एक दूसरे में दोनों लीग एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हुई, दोनों ने अपने अपने काम के, ताकि कोई भी एक दूसरे से डिस्टर्ब ना हो। तो उसके चलते इन्होंने यहाँ पर जो है मर्ज नहीं करा दोनों लीग को, दोनों ने अपना अपना काम किया। तिलक और बेसेंट दोनों ने समझदारी से अपना अपना काम यहाँ पे खत्म किया। एक्टिविटीज ये करते क्या थे, मतलब इनका काम में होता क्या था, डिमॉन्स्ट्रेशंस करना, प्रदर्शन लगाना, ठीक है, लोगों में एगिटेशंस भरना, लोगों में एक इतने कहते हैं उबाल भरना, आजादी के लिए जो है आजादी के भाषण देना, आजादी रिलेटेड चीजें लोगों को समझाना, चीजें बताना, वो सारी चीजें करते थे, भाषण देना, पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी स्पीचेस देना, फियरी स्पीचेस, बहुत तगड़ी तगड़ी स्पीचेस देना, ठीक है। और ताकि लोगों में बस एक उबाल आ जाए कंट्री के अंदर, ताकि लोग जो है क्या कर ले कि बस वो वापस से हिल जाए करने के लिए।
उन्होंने इतना ज्यादा कर लिया था कि एनी बेसेंट को जो है सीधा जाकर के फिर अरेस्ट भी कर लिया गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में रिलीज भी कर दिया गया था, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये कोई मास मूवमेंट नहीं थी, कोई बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट नहीं लगी गई, छोटी छोटी जगह पे की गई सिर्फ, ठीक है। बाकी जो मुस्लिम्स थे, एंग्लो इंडियंस थे, उन्होंने ज्यादा इसका सपोर्ट नहीं किया था, इस मूवमेंट में ज्यादा लोग जो है जुड़े नहीं थे, ठीक है। अब इसमें से और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से आपको, जो पहले आपको बताए थे, कहाँ स्टार्ट की, किसने स्टार्ट की, कुछ 2-3 पॉइंट्स एनी बेसेंट के बारे में, उन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इस टॉपिक से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो ये सब चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, अनवर्दी ऑफ इंडियन एक्सेप्टेंस, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यहाँ पे ये चीजें नहीं पूछी जाती, ठीक है। छोटा सा एक चीज है सिर्फ, ये वाला पॉइंट छोटा सा है, इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, हुआ क्या कि तिलक के खिलाफ एक केस हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक जो है उनके खिलाफ एक केस हो जाता है, ठीक है, और उस केस को लड़ने के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है, और वहां पर जो है एक बुक जो है उनकी वहां पे लिखी जाती है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब इंडिया में जो आजकल के टाइम पे उबाल चल रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रही हैं, वो आ रही हैं इनकी वजह से, तिलक की वजह से, इसलिए वहां पर एक बुक लिखी गई थी, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो छोटा सा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है। तिलक वो केस भी हार जाते हैं, और यहाँ पे तिलक है नहीं, और बेसेंट जो है वो यहाँ पर इतने बड़े लोगों को अकेले संभाल नहीं पा रही है, तो इसके चलते जो है ये पूरी मूवमेंट यहाँ से सीधी सीधी अब खत्म होने लगती है। तो होम रूल मूवमेंट धीरे धीरे यहाँ से खत्म होने लगती है, और यहाँ पर इतना कुछ होने के बाद जो है इधर अब किसकी एंट्री हो जाएगी, महात्मा गांधी जी की एंट्री होगी प्रॉपरली। महात्मा गांधी जी की एंट्री होने के बाद ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है, लिख लीजिएगा, होम रूल मूवमेंट later got merged with INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ये मर्ज हो जाएगी कब, 1920 में। फाइनली इसको 4 सालों बाद ही इसको मर्ज कर दिया जाएगा। यहाँ पे ज्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ना मुस्लिम्स ने, ना एंग्लो इंडियंस ने, ब्राह्मण्स ने, इन सब लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट ही नहीं किया इनको ज्यादा, तो जिसके चलते यहाँ पर जो है ये मूवमेंट ज्यादा चल ही नहीं पाई, चली सिर्फ अपने ही एरियाज में, और कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया, कुछ लोगों ने इसको प्रॉपरली ज्वाइन नहीं किया, जिसके चलते ये मूवमेंट जो है ज्यादा लंबी चल नहीं पाई। तो जो यहाँ पर जो है ये होम रूल मूवमेंट खत्म होती है। क्वेश्चंस क्या आते हैं इस टॉपिक से एक बार देखो, क्वेश्चंस आते हैं कहाँ पे हुई, कब कौन से ईयर में हुई, सीक्वेंस आ सकता है, कौन सीक्वेंस लगाओ, पहले क्या इवेंट हुआ, फिर कौन सा हुआ, सूरत स्प्लिट कब हुआ, और स्वदेशी मूवमेंट कब हुई, किसके बाद क्या हुआ, और क्या क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, कब स्टार्ट की गई होम रूल लीग मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे। फिर आता है एनी बेसेंट के ऊपर, मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था इसके अंदर पहले की क्लासेस में, कि जो एनी बेसेंट है ये हमारे इंडिया की इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनती है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। कौन है वो, एनी बेसेंट, फीमेल की बात कर रही हूँ, इंडियन फीमेल नहीं, क्योंकि ये इंडिया की नहीं थी ना। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एनी बेसेंट बनती है कब, 1917 में। हाँ जी, ये वाला सबको याद है, सबसे पहले एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू 1925, और तीसरी, का नाम उसका तीसरा नाम बोलो, लिखवाया हुआ है ये सारी चीजें, क्लास में बताई थी मैंने कि कौन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। सरोजिनी नायडू के बाद कौन बनता है, मैम नलिनी। हाँ जी, नलिनी सेन गुप्ता, लिख लीजिए इसको, नलिनी सेन गुप्ता 1933 में,
ठीक है, ये जो है ये आपको याद रखना है, फीमेल प्रेसिडेंट, उसके बाद इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, वो भी रह गए। तो क्वेश्चन में आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया था इसके करने के लिए। ये आईएनसी के प्रेसिडेंट्स है फीमेल, तो क्वेश्चन आए फीमेल के ऊपर तो एनी बेसेंट, अगर क्वेश्चन आता है इंडियन फीमेल तो सरोजिनी नायडू आंसर रहेगा, बिकॉज एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड से बिलोंग करती थी, राइट। वापस आते हैं, ठीक है, इसमें हिंदू बताया मैंने आपको, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सीडीएस के एग्जाम में जो अभी हुआ है 2 दिन पहले, उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आप लोग एक और काम कर सकते हो, जो सीडीएस का पेपर आया है, ठीक है, उसको भी सॉल्व कर सकते हो, जो अभी 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही एग्जाम हुआ है, उसमें जो प्रॉपर एक जीएस का सेक्शन आता है, उस पूरे जीएस सेक्शन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। उस पे भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वन लाइनर्स आते हैं आपके एग्जाम जैसे, तो उसी को पूरा पेपर आप सॉल्व करोगे। ठीक है, सीडीएस का पेपर है, सब लोग उसको सॉल्व करके देखना, जीएस का सेक्शन। ठीक है, फिर उसको एक बार हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गए हैं, कहाँ कहाँ स्टार्ट की ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सी 2 जगह पर ये चीज स्टार्ट हुई है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी फेलियर में आपको कुछ नहीं पढ़ना, तो यहां तक आप लोगों का जो है वो क्लियर हो जाएगा। वेयर टू गेट पेपर, आई विल सेंड यू द पेपर, मैं पेपर सेंड कर दूंगी ग्रुप पर, तो देयर यू विल गेट द एक्सेस टू द पेपर आल्सो, एंड देन वी विल डिस्कस दैट पेपर। when you people have solved that paper, then we will discuss that. Okay, यहाँ पे complete है। So the topic is non cooperation movement। जो word अपने आप में क्या कह रहा है, non cooperation, मतलब क्या नहीं करना, कॉपरेट नहीं करना, असहयोग आंदोलन। आपने क्या नहीं करना है इसके अंदर, सहयोग नहीं करना है, जिसे हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो हुआ क्या, जब आपको मैंने बताया होम रूल लीग मूवमेंट हो गई 1916 में, ठीक है, फिर 1917 में गांधी जी ने अपने कैंपेन स्टार्ट कर दिए, उन्होंने जो है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में अपने कैंपेन स्टार्ट करे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है 1919 में रॉलेट एक्ट आया, और उसके बाद फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। फिर उसके बाद 1920 आता है। 1920 में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोऑपरेशन है मतलब सहयोग, सहयोग नहीं करना, नॉन वर्ड है। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन, ये देखो आप इस पिक्चर में गांधी जी खड़े हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो खड़े होकर के सब लोगों को समझा रहे हैं चीजों के बारे में, दोनों पिक्चर्स के अंदर। ठीक है, ये लोग उनसे मिले हैं, ये उस वक्त की पिक्चर्स है स्ट्रगल मूवमेंट की, जब वो लोग जो है इसमें कर रहे थे कि कैसे इनको डायरेक्ट करना है, कैसे उनको यहाँ से समझाना है, बताना है कि हम मूवमेंट में करने क्या वाले हैं बेसिकली। तो वो इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर लोगों को समझाई वो चीजें। तो यहाँ देखो, ये आपको पता ही है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, जिसके चलते जो है हमारे पूरे भारत में और पंजाब में बहुत जो है बवाल मच गया था। उसके बाद फिर आती है एक 1919 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, 1919 में। ठीक है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड के 2 ये हैं पर्सन है, चेम्सफोर्ड तो उस वक्त के वाइसराय हैं, और मोंटेगू है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय के। वो लोग लेकर के आते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को कुछ पसंद नहीं आता, उसके एक्ट में जो जो बातें लिखी होती है लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था कि जो जनरल डायर है, जनरल डायर के जो एक्शंस थे उसको मतलब खत्म करने के लिए, जो उनके डायर ने जो किया था गलत जलियांवाला बाग में, उसको खत्म करने के लिए हंटर कमीशन अपॉइंट की जाती है। याद होगा आप लोगों को, हंटर कमेटी यहाँ पे अपॉइंट की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, वो भी कुछ खास करती नहीं है। तो यहाँ से लोगों के बीच में बहुत जबरदस्त जो है बवाल उठा होता है। तो यहाँ पे क्या करती है ब्रिटिश की जो सरकार है, वो यहाँ पर उनके खिलाफ जो है, गांधी जी कहते हैं कि हम एक पीसफुल तरीके से और नॉन वायलेंट तरीके से, मतलब वायलेंस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी वायलेंस नहीं होगी, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग जो है मूवमेंट लॉन्च करेंगे। क्या बोला, इंडियंस को क्या किया गया कि जो भी आपको यहाँ पर टाइटल्स मिले हैं ना, आपको जो जो बड़े बड़े टाइटल्स मिले हैं, जैसे कि गांधी जी को महात्मा का टाइटल मिला था, और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल मिला था, ये और जितने भी लोग थे जिनको टाइटल्स मिले हैं, वो अपने टाइटल्स गिव अप कर दो, रिलिंक्विश कर दो, मतलब गिव अप कर दो, वापस कर दो, लौटा दो। और जितने भी आपको चीजें यहाँ पर मिली है, गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है, उन सबसे रिजाइन करो,
खत्म करो, सबको छोड़ छुड़ा करके सिर्फ मूवमेंट पे ध्यान दो। जो भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उन गवर्नमेंट के स्कूल से आप क्या करो, अपने बच्चों को बाहर निकालो, स्कूल्स और कॉलेजेस से निकाल लो, मतलब शांति तरीके से, कोई हल्ला गुल्ला नहीं मचाना है, पर रिजाइन देना, वहां से पीछे होने शुरू हो जाओ। फॉरेन गुड जो भी आप खरीदते हो सबसे बहिष्कार करो, बॉयकॉट करो, और सिर्फ इंडिया के बनाए हुए गुड्स खरीदो, जो इंडिया में बन रहे हैं, जो हमारे लोग बना रहे हैं। इलेक्शंस जो है उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना ही कोई ब्रिटिश की आर्मी में जाकर के सर्व करेगा। ठीक है, ये सब चीजें जो है यहाँ पर प्लान की गई कि हमें ऐसी ऐसी चीजें जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। अगर उन्होंने सोचा कि अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे, लोग जो है टैक्सेस देना भी बंद करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जो है स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड शुरू कर देंगे, हम ये सब चीजें यहाँ पर शुरू कर देंगे। सिर्फ नॉन वायलेंट तरीके, हम कोई वायलेंस नहीं करने वाले, कोई बहुत बड़ी वायलेंस नहीं करेंगे, नॉन वायलेंट तरीके से सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उन्होंने सब चीजें बोला। गांधी जी ने कहा कि अगर हम ये चीजें करने में सफल हो जाते हैं, हम प्रॉपरली ये चीजें कर पाते हैं, तो हम एक ही साल में जो है यहाँ पर अपने आप को ब्रिटिशर्स से छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। बट हो नहीं पाई थी प्रॉपर तरीके से, चीजें जैसे प्लान की थी वैसी तरीके से चीजें हो नहीं पाई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पर जो है धीरे धीरे मूवमेंट चलाई गई, बहुत बड़े स्केल पे मूवमेंट चली, हुआ सब कुछ हुआ, मूवमेंट काफी बड़ी चली। ठीक है, लोगों ने जो प्लान किया था काफी चीजें की उसके तरीके से, सारी चीजें नहीं की वैसी, बट काफी चीजें उस तरीके से की भी इन्होंने यहाँ पर। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है उनको जो गांधी जी थे उनको ये मूवमेंट यहाँ से वापस लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि 1922 में क्या होगा ना, 1922 में क्या हुआ, यहाँ पर एक इंसिडेंट हो जाता है, चोरी चोरा इंसिडेंट। क्या है इस इंसिडेंट में, होता क्या है कि यूपी का जो जगह है गोरखपुर, ठीक है, यूपी में एक जगह है गोरखपुर, वहां पे क्या होता है, कुछ लोग जो है, कुछ भीड़ भाड़ होती है, मॉब का मतलब क्या होता है, क्राउड, कुछ बहुत एक ना उग्रवादी जिसे कहते हैं ना, बड़े एक मतलब प्लान्ड तरीके से उग्रवादी लोग जो है, उन्होंने क्या गलती कर दी यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एक जो है लोगों ने मिलकर के 22 पुलिस ऑफिसर्स को जो है पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, क्योंकि पुलिस रोक रही थी। तो पुलिस और लोगों के बीच में यहाँ पर लग गई, एक बहुत बड़ा एक मतलब वायलेंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि गांधी जी का क्या प्लान था कि हमने कुछ भी वायलेंट नहीं करना, कहीं पर भी कोई खून खराबा, कहीं पर भी कुछ और कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांति से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो शांति से तो हो नहीं पाया ये चीज थोड़ी सी यहाँ पर गलत हो गई। इस बात से अपसेट होके, नाराज होके गांधी जी ने क्या किया, अपने इस मूवमेंट को वापस ले लिया कि यहाँ पर अहिंसा के रास्ते नहीं अपनाने। तो चोरी चोरा इंसिडेंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एक साल में तो अचीव नहीं कर पाए, पर गांधी जी जो थे उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, मतलब मना कर दिया, ये मूवमेंट वापस ले ली, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अहिंसा के रास्ते से सब चीजें हों, पर अहिंसा के रास्ते से जो है लोगों ने हिंसा कर दी है ना, वायलेंट हो गए, लड़ाई झगड़े कर लिए, आग लगा दी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई इसमें, जिसके चलते इन्होंने यहाँ पर जो है खत्म कर दिया। और बहुत सारे लीडर्स इस बात से भी नाखुश थे कि भाई क्यों किया ऐसा, जो भी यहाँ पर हो रहा है वो किया क्यों ऐसा। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू कौन है, जवाहरलाल नेहरू के फादर। तो जवाहरलाल नेहरू जी के जो फादर हैं मोतीलाल नेहरू, उन्होंने भी क्या जो है इसके अगेंस्ट है कि वापस नहीं लेनी चाहिए मूवमेंट, वापस पूरी करो इस मूवमेंट को, पूरा यहाँ पर हमें करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, ठीक है, इसके अंदर सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूडेड थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, लाला लाजपत राय भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने ये मूवमेंट यहाँ से वापस ले ली, क्योंकि इसकी वजह से, ये वाले जो एक इंसिडेंट हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर जो है ये मूवमेंट को वापस ले लिया गया। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप जो पढ़ रहे हो कि गांधी जी जो जैसे कह रहे थे कि हम एक साल में अचीव कर लेंगे, वैसा कुछ यहाँ पर हो नहीं पाया। जो वो कह रहे थे कि हम एक साल में जो है सब कुछ अचीव कर लेंगे, ऐसा कुछ यहाँ नहीं कर पाए वो।
और ये बहुत सही मूवमेंट थी, बहुत सारे लोग जुड़े थे इसके अंदर, ठीक है, पीसफुल तरीके से। कैसे तरीके से? पीसफुल तरीके से। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी यहाँ पर हैरान हो गई थी, भाई इतना जबरदस्त कैसे लोग जुड़ सकते हैं, इतने लोग इकट्ठे एक साथ हो कैसे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सब लोग जुड़े हुए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रॉपरली तरीके से हिंदू मुस्लिम सब एक जगह जुड़ रहे हैं। प्लस कांग्रेस पार्टी बहुत फेमस हो रही थी उनके चलते, इन सब चीजों के चलते कांग्रेस पार्टी के भी बिल्कुल बारे नहीं आ रहे थे, वो पूरी तरीके से फेमस हो रही थी यहाँ पर। और जितने भी मर्चेंट्स थे और हमारे इंडिया के लोग थे, उनको बहुत फायदा मिल रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गुड्स कोई खरीद नहीं रहा था, खरीद रहे थे सब इंडिया के गुड्स। तो इंडियन गुड्स बनाने वाले लोगों को यहाँ पे बहुत फायदा हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़े लीडर कौन निकल के आते हैं इस मूवमेंट के? गांधी जी मेन लीडर। क्वेश्चन आता है कि मेन लीडर कौन है, तो सीधा आंसर गांधी जी रहेगा, ठीक है। उन्होंने ही इस मूवमेंट को प्रॉपरली भारत में लॉन्च कराया था, प्रॉपर तरीके से उन्होंने यहाँ पर लॉन्च कराया था। ये पढ़ोगे। महात्मा गांधी, उनका रोल मेन फोर्स, सबसे बड़े पर्सन ही वही थे। 1920 में लोगों को बुला करके उन्होंने मैनिफेस्टो रखा, प्रॉपर एक अपना पैम्फलेट जारी करके लोगों में बंटवा दिया कि हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं। सीआर दास, ठीक है, सीआर दास जो थे वो भी यहाँ पर थे, उन्होंने भी यहाँ पर जो है इस चीज को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है मान लिया कि इसके अंदर हमें जुड़ना है, वो भी जुड़ गए थे इसके साथ। जवाहरलाल नेहरू, सबके बारे में आपको, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने किसान सभा जो है यहाँ से बनाने की जो है स्टार्ट करी कि हमें किसान सभा जैसी चीजें होनी चाहिए किसानों के लिए, ठीक है। वो इस बात के अगेंस्ट थे कि गांधी जी क्यों ले रहे हैं जो मूवमेंट है वापस क्यों ले रहे हैं, इस मूवमेंट को वापस नहीं लेना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, वो एक सिविल सर्वेंट थे, ऑफिसर थे, आईएएस ऑफिसर। तो उन्होंने वहां से भी रिजाइन किया क्योंकि बोला गया था कि रिजाइन करना है, जितने भी आपको पास गवर्नमेंट पोस्ट है सबसे रिजाइन करो और हमारे साथ आके जुड़ो। तो इन्होंने यहाँ पर उस अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया था। फिर जो एक कुछ दो भाई थे अली ब्रदर्स, शौकत अली, मोहम्मद अली, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मोतीलाल नेहरू भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो इन लोगों ने भी यहाँ पर हेल्प करी, अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी और सीधा ये सब है गुजरात में जो है बढ़ाने की कोशिश की। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, कहाँ पे बना है? गुजरात के अंदर बना हुआ है, ठीक है। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से आपको ना 2-3 चीजें याद रखनी है, मैं बता देती हूँ क्या क्या याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। सरदार वर्ड, पहली चीज कि सरदार वर्ड किसके आगे लगाते हैं? वल्लभ भाई पटेल। इनको ये टाइटल किसने दिया? फीमेल्स और लेडीज आफ्टर बरदौली सत्याग्रह। एक सत्याग्रह हुआ था बहुत बड़ा, बरदौली सत्याग्रह। उसके बाद जो है लेडीज जो थी वहां की, उन्होंने उनको सरदार कह करके बुलाया था, जिसके चलते उनका नाम सरदार रख दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के नाम पे आपका जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरदार सरोवर डैम, एक डैम है हमारे यहाँ पर, सरदार सरोवर डैम कौन से रिवर पे बना है? नर्मदा रिवर। महानदी। नो, Sorry. नर्मदा। महानदी पे जो डैम बना है दैट इज द हीराकुड डैम, जो कि भारत का लॉन्गेस्ट डैम है, 25 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, वो हीराकुड डैम है, ठीक है। सरदार सरोवर बना है नर्मदा रिवर पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सरदार रिलेटेड आपको 3-4 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये सब कुछ किसके बारे में बात हो रही है? गुजरात। ये डैम भी गुजरात में है। नर्मदा रिवर निकलती तो मध्य प्रदेश से है बट गुजरात को भी क्रॉस करती है, ठीक है, कुछ हिस्सा गुजरात का भी आता है। तो वहां से क्रॉस करते हुए फिर वो अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। नर्मदा रिवर क्या है? लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कि कहाँ फ्लो करती है? वेस्ट साइड। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, तो याद रखिएगा। या फिर आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट ना आके वेस्ट भी आ सकता है। तो नर्मदा, तापी, ल्यूनी, साबरमती, माही, ये रिवर है जो कि वेस्ट साइड फ्लो करती है, ठीक है। ये सब हम ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? से यस और नो जल्दी से इन दी चैट बॉक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था अब तो पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये तो मूवमेंट जो है मतलब एक आंदोलन टाइप जो है, ये आंदोलन काफी ज्यादा फैला, काफी बड़े स्केल पे फैलता गया भारत में, लेकिन इसको विदड्रॉ कर लिया गया। कब किया गया, कौन से इंसिडेंट पे किया गया, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट, सीधा याद रखिएगा, चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट जो कि यूपी में गोरखपुर में हुआ था, उस इंसिडेंट के चलते इसको हटा दिया गया। तो अब क्या है, 1922 में आते आते ये एनसीएम, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1919। 1919 में इसको स्टार्ट किया गया है, जिसमें क्या होता है, मुस्लिम्स एंड हिंदूज दे कम टुगेदर ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ये सारे लोग जो है वो जुड़ना शुरू होते हैं, और इसी के चलते जो है हमारे मतलब ये जो खिलाफत मूवमेंट है, ये एक तरीके से नींव तैयार करती है किसकी, हमारे उसकी जो मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की नींव है, वो तैयार यहीं से होती है। कि मैंने आपको बताया ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदू और मुस्लिम खिलाफत मूवमेंट में भी एक साथ जुड़ जाते हैं। बेसिकली जो खिलाफत मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था और ये क्यों लॉन्च की गई, इसके पीछे का रीजन था जो मुस्लिम का सपोर्ट था। टू एक्सप्रेस करके लिख लो, टू एक्सप्रेस मुस्लिम सपोर्ट टू एक्सप्रेस मुस्लिम सपोर्ट फॉर किसके लिए, कैलिफ ऑफ टर्की। टर्की के कैलिफ के लिए सपोर्ट करने के लिए। इसके पीछे एक्चुअली बहुत बड़ी स्टोरी है, ओटोमन एम्पायर था टर्की में, उसके ऊपर स्टोरी है, बट वो चीजें हमें एक्चुअली पढ़नी नहीं है, इतना ही डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर यही है, जो मुस्लिम्स थे वो इस बात से जो है परेशान थे कि उनका जो इस्लामिक की जो भी जगह है वर्शिप करने की, जो मस्जिद है, वो सब चीजें जो है उनके हाथ से छीनी जा रही थी और काफी चीजें वहां पे हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च करी यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। और इंडिया में जो है ये मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च की गई 1919 में, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ आते हैं। जो खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स हैं वो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर के यहाँ पर हाथ जोड़ लेते हैं, मतलब हाथ जोड़ना मतलब हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, तो एक डे है, खिलाफत डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, उसको लिख लीजिए, वन लाइनर इंपॉर्टेंट है। खिलाफत डे कौन से उसमें होता है, मार्च 1920 को खिलाफत डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या था इनका, होता क्या है खिलाफत मूवमेंट में, खिलाफत के लीडर्स जो हैं, जैसे अली ब्रदर्स के नाम बताए ना मैंने अभी, शौकत अली, ठीक है, और जो है ये अली ब्रदर्स हैं, ये भी यहाँ पे जुड़ जाते हैं। और उसी के चलते जो है गांधी जी और ये सारे लोग जो हैं लीडर्स, ये सारे लोग मिलकर के जो है एक डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हम सारी चीजें, यहाँ पर जो भी हमें टाइटल्स मिले हुए हैं, जो भी हम सिविल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं चाहे वो हिंदूज हैं, वो सब मिलके यहाँ पर सारा बॉयकॉट कर देंगे, वापस कर देंगे सारी चीजें। ठीक है, और यहाँ पर गांधी जी और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक साथ चल रही है, मतलब नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट और गांधी और खिलाफत मूवमेंट दोनों मिक्स हो गई है, मर्ज हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर है जो हमें हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिलती है। सबसे बड़ा पीरियड जहाँ पे यूनिटी देखने को मिलती है 1919 से 22 तक का वो पीरियड है जब हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी भारत में देखने को मिलती है, दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं ब्रिटिशर्स को भारत से हटाने के लिए। ठीक है,
यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा स्लोगन था, हिंदू मुसलमान की जय करके एक स्लोगन था, वो यहाँ पर काफी ज्यादा दिया गया था। मतलब इकट्ठे जो है हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो गए थे, तो यहाँ पर एक साथ जो लोग आ गए थे, उसी के चलते स्लोगन भी दिया गया था। ठीक है, तो वापस जो है गांधी जी का ये आइडिया था कि अगर आपको ब्रिटिशर से आजादी पानी है तो वो उसका एक ही तरीका है, आप हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ मिल जाओ, यहाँ पर स्ट्राइक्स करो, प्रदर्शन करो, डिमॉन्स्ट्रेशंस करो, सत्याग्रह लगाओ, सब चीजें करो यहाँ पर, ताकि सब लोग मिल जाए एक साथ और यहाँ से हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया जा सके उनको। तो उसके लिए यहाँ पर किया गया। और जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स थे, वो चुप बैठने वाले तो थे ही नहीं। उन्होंने इतनी सारी कमीशंस बिठा दी, कमिटीज बिठा दी, इतने सारे जो है यहाँ पर काम किए, और बस यहाँ पर वो चाह रहे थे कि किसी तरीके इनको हटाया जाए, ये सब चीजें यहाँ पे खत्म की जाए और हिंदू और मुस्लिम के बीच में आपस में हेट क्रिएट किया जाए। ठीक है, उन लोगों के आपस में हेट क्रिएट करे, ताकि जो ये आपस में यूनिटी है ना, इसको खत्म कर दो। ठीक है, डिवाइड एंड रूल वाला, इन लोगों को आपस में डिवाइड करो, एक दूसरे के बारे में भड़काओ और फिर जो है अपना फायदा यहाँ से निकालते जाओ। तो यही इनका बेसिक पर्पस था, यही यहाँ पर ये चाह रहे थे। ठीक है, तो जो ये वाली मूवमेंट थी खिलाफत, खिलाफत मूवमेंट ने एक बेस तैयार किया किसके लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। इशू अलग था, इशू अलग था, लेकिन देवर इन, ठीक है, इनमें यहाँ पर बेसिक जो था, ये लोग चाह रहे थे कि बस हमें यहाँ से ब्रिटिशर्स को हटाना है। ठीक है, इसलिए ये लोग साथ में मिल गए थे, इनका यही मोटिव था। तो इसके लीडर्स अगर आते हैं कि कौन है खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स, तो आप लिखोगे अली ब्रदर्स। कौन है वो अली ब्रदर्स, नाम क्या है, शौकत अली, मोहम्मद अली। ये लोग इनके मूवमेंट लीडर्स हैं, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा इसके अंदर। बाकी इसमें एग्जाम में ये तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी एक आ सकता है कि ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस कब ऑर्गेनाइज की गई, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस ये कब ऑर्गेनाइज करी गई, 23 से 24 नवंबर 1919, जहां पे सबसे बड़ा डिसीजन क्या लिया गया कि ब्रिटिश गुड्स को यहाँ से बॉयकॉट करना है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये चीज करी थी। बाकी आप लोगों को इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए बहुत बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं पढ़नी, वो चीजें एग्जाम में नहीं आते उतने। ठीक है, समरी और या फिर जो एक बेसिक चीजें आपको पढ़नी है, वो इसमें इतना ही आपको कवर कर लो, उतना यहाँ पर एक तरीके से इनफ है। ठीक है, अब पूछो